नमस्कार, मैं धीरू कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। हम आ चुके हैं एक खास एपिसोड में। फिर आपको बताते चले वर्तमान समय में जो भारत में जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति पर कई अहम सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब के लिए मेरे बीच में हमारे खास मेहमान हैं आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब, पूर्व आईएएस, पूर्व सचिव एमएसएमई भारत सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श समाज पार्टी। तो सबसे पहले स्वागत है सर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। थैंक यू। सर, हम चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो भारत की जो राजनीति बनी हुई है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये चल रहा है कि क्या भारत में जो केंद्र में जो राज्य में जो बैठी भाजपा सरकार है, या बड़ा अहम मुद्दा है, क्या भाजपा सरकार भारत के संविधान को खत्म करने जा रही है? देखिए भाई, मैं कोई बहुत बड़ा सीनियर राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मगर ये जरूर है कि मैं समाज सेवी और राष्ट्रभक्त जरूर हूँ। राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, तो मैं राष्ट्र के बारे में जरूर सोचता रहा। सर्विस में रहते हुए भी करीब 36 साल सर्विस में रहे, और आईपीएस वगैरह जोड़ लें तो 41 साल रहा। और हमेशा वो दिमाग में रहता था कि ये देश राष्ट्र से ये जो बुराइयां हैं वो कैसे दूर हों। और सबसे बड़ी बुराई जो मैंने अपने आदर्श समाज पार्टी के उद्देश्य में लिखा है, वो प्रथम पॉइंट ही है कि जातीयता समाप्त हो, सांप्रदायिकता समाप्त हो, एंड भ्रष्टाचार खत्म हो, एंड उससे जितने भी बुराइयां हैं, काला धन जब्त हो, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त हो, जो अपराधी हैं धनबल बाहुबल के आधार पर सत्ता में जाना चाहते हैं उनको जनता हराए। जब तक ये पूरा नहीं होगा तो अच्छा समाज नहीं बन सकता। ये मेरी पार्टी का पहला उद्देश्य है कि जब तक आप जातीयता समाप्त नहीं करोगे, जात के और धर्म के आधार पर वोट मांगने की प्रथा खत्म नहीं करोगे, जब तक धनबल बाहुबल का प्रयोग करना बंद नहीं कर दोगे। ये उद्देश्य मेरी पार्टी का पहला था, और उस पार्टी के उद्देश्य में सारा देश का कल्याण निहित है। सारे किसान, मजदूर, गरीब और जितने लोग हैं उन सब का कल्याण है। सिर्फ और उदाहरण के लिए, जातीयता समाप्त हो। अब जाति तो हजारों वर्षों से ऋग्वेद से चली आ रही है, वर्ण व्यवस्था, और चलती चली आ रही है। उसमें कुछ वर्ग ऊपर रहे, कुछ नीचे रहे, उनका शोषण होता रहा। नहीं हुए कुछ महापुरुष उसमें अपने तपस्या करते रहे, और तपस्या करने के बाद यही निकाला गया कि उन्होंने कहा, जैसे महावीर स्वामी हुए, उन्होंने कहा मानव मानव एक समान, वो जियो जीने दो। बड़ी अच्छी बात है। अब अगर ये हो जाए तो आदर्श समाज बन जाए, आदर्श राष्ट्र बन जाए। तो वो उसी के बाद भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया कि सत्य, दया, करुणा, प्रेम, मैत्री के आधार पर मध्यम मार्ग अपनाओ तो मानव अच्छा सुखी रहेगा, और समाज भी आगे बढ़ेगा, और देश एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। तो ये सब हो गया, मगर इधर पॉलिटिक्स जब से पॉलिटिक्स शुरू हुई है, तब से दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। आज हम ये सोचते हैं कि हमेशा पहले ये होता था कि अगर कोई आदमी भ्रष्ट है तो उसके बारे में कह दिया और उसको गलती हो गई, तो कोई जनता के नीचे नहीं पहुंचता था, क्योंकि वो भ्रष्ट होते थे तो ऊपर ऊपर रह जाता था, नीचे नहीं पहुंचता। अब ये हो रहा है कि हर आदमी ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार जो ऊपर से फ्लो करता है, और ऊपर से फ्लो करने का मतलब है इलेक्शन के समय पे। इलेक्शन के समय पे हर साल, हर इलेक्शन के समय में ये कहा जाता है कि इलेक्शन के लिए पैसा आना चाहिए। अब 80 लाख रुपया खर्च करना है इलेक्शन में, पीएम इसके एमपी के लिए, तो बताइए कहाँ से आएगा, कितने लोग अच्छे लोग लड़ पाएंगे। तो सच्चे अच्छे ईमानदार लोगों की तो पॉलिटिक्स नहीं रहेगी। बहुत खड़े जरूर हो सकते हैं, अपनी भावना मिटा सकते हैं, जैसे हम ही खड़े हुए। 3 बार हम आगरा से एमपी हारे, और समाज हमारा भरा पड़ा है वहाँ पर संख्या में। वैसे समाज रत्न, समाज गौरव जाने काय काय की उपाधि दिया करते थे, मगर इलेक्शन के समय में सब शराब से, नोट से, और धनबल बाहुबल के दबाव से हमको हरा दिया। हम कहते कारण क्या है, इसका मतलब है कि अच्छे आदमी की पॉलिटिक्स नहीं रही है। जो जात में विश्वास करता है, जातिवादी है, और धर्मवादी हैं, उन्हीं के आधार पर वोट लेना चाहते हैं। जो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं और अंधविश्वास की वजह से वो फलते फूटते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये हमारी जागीर है, हम ऐसे ही करेंगे। और बाबदौदी की संस्कृति चली आ रही है, तो इससे वो उसमें उलझ जाते हैं। और जो वास्तविक बात है कि समाज में क्या क्या होना चाहिए,
वो समाज समाज का पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रहे, सही रूप से सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे। जी, बिल्कुल। तो पहला तो हमारा उद्देश्य यही है कि अगर ये बातें कोई भी पार्टी हो, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है उन लोगों से कि कोई भी पार्टी हो भाइयों, आप सच्चे, अच्छे, ईमानदार लोगों को ही अपने वोट दें और उनको ही जिता करके एमएलए, एमपी बनाएं। क्योंकि अगर धनबल, बाहुबल और भ्रष्ट तंत्र के आधार पर चुने जाएंगे एमएलए, एमपी, तो आज आप देख रहे हो कि स्थिति कैसी है। हर कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो इन समस्याओं से अछूती हो। हर हर पार्टी थोड़ा बहुत हर एक करती है। तो हर पार्टी ऐसे ही करती है, तो हमारी जैसी पार्टी आदर्श समाज बनाने का सपना लेके चले, वो कैसे आगे बढ़े। धनबल इतना धन इकट्ठा कर लिया है हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि सब धन बल के आधार पे आप जो चाहे खरीद लें। आप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जारी कर दिया, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कुछ कोई भी करोड़पति और अरबपति जितने भी धन्ना सेठ है, ब्लैक मार्केटियर है, वो रुपया बॉन्ड खरीद सकते हैं और फिर किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। उसकी कोई जानकारी नहीं हो सकती, नहीं होगी ना कुछ होगा। तो ऐसे तो देश नहीं चल पा रहा, अंधकार में चला जा रहा है। एक पार्टी के पास अपार धन है, दूसरी पार्टी के पास कुछ नहीं है। उदाहरण हम अपना देना चाहते हैं, हमारे पास नहीं है, कहाँ से लाएं? हमने लूट मचाई नहीं, हमने लूट खसोट की, इसलिए हमने पार्टी आदर्श समाज पार्टी नाम रखा कि आदर्श समाज पार्टी नाम रखे। आदर्श मानव होना चाहिए, आदर्श आदर्श समाज बनना चाहिए, तभी आदर्श राष्ट्र बनेगा। तो उसकी कल्पना हमारी भूली नहीं है। उसी के आधार पर सब आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जातीयता समाप्त हो, अब जाति समाप्त करने के लिए कोई तो आगे नहीं, कोई कहता है कोई पार्टी, आप लोग इतने बैठे हो बता दे कोई, कोई भी आदमी ये कहता हो कि जाति समाज से समाप्त करनी चाहिए क्योंकि ये वो है। उल्टा जाति गणना शुरू हुई, जाति जनगणना शुरू हुई। मुझे हंसी आई, जाति जनगणना तो यहाँ ऋग्वेद से शुरू हुई है। जब ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र बांटा गया, तो वो थे कि इतने परसेंट इतने होंगे, इतने परसेंट में कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, कौन हथियार चलाएगा, कौन हथियार नहीं चलाएगा, कौन सेवा करेगा। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र में बांट दिया गया। जब वहां से ही शुरुआत हुई है डिवीजन पे, और आज भी शूद्रों को वो उसी रूप में देखा जाता है कि वो अच्छा, भले ही शूद्र लोग जो समझते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, मगर वास्तव में दिल से पूछो, उनसे ही पूछ लो कि वो अपने को कहेंगे कि हम शूद्र हैं। और शूद्र हैं तो शूद्र के अधिकार क्या थे? उससे सोच रहे हो कि न तो उसे पढ़ सकता था, लिख सकता था, न कोई संपत्ति रख सकता था, सिर्फ दूसरों की सेवा कर सकता था। तो अब वो भूल क्यों जाते हैं? जब जातीयता खत्म करने की बात है फिर जात में बदल गए। अब जाति खत्म नहीं होती तो कैसे हो? तो हमने रास्ता बताया। हमने कहा कि सारे जितना भी संविधान में वो है, संविधान तरीके से ही परिवर्तन हुआ है और संविधान ही परिवर्तन कर सकता है। जाति में समाज की स्थापना वो ही कर सकता है संविधान के माध्यम से। तो उन्होंने बड़ा साफ से, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बहादुरी सी विद्वता के आधार पर उन्होंने आर्टिकल 17 लगाया। आर्टिकल 17 का मतलब है, उन्होंने कहा हुसएवर प्रैक्टिसेस अनटचेबिलिटी ही विल बी पनिश्ड। आज इतने सालों के बाद काफी अंतर पड़ा है कि आज चंद्रपाल आपके सामने बोल रहा है, नहीं तो बोलने का भी अधिकार नहीं था ठीक से। जो जो अनटचेबिलिटी की बात थी, तो आज उसकी जगह आप कह दो हुसएवर प्रैक्टिसेस कास्टिज्म ही विल बी पनिश्ड। कास्टिज्म का मतलब है जात से, जात का मतलब है जो सरनेम से, तो सरनेम शुड बी अबॉलिश्ड। 8 के 18 में कर दो। क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे बिल लाए जो जातीयता समाप्त हो और सांप्रदायिकता समाप्त हो। तो उसके बाद जितना जागृति आई है कि हर हर जात अपने अधिकार लेना चाहती है, अच्छी बात है, सबको दे दो, भागीदारी दो, अच्छी बात है। मगर जो हर जात के आधार पर कैसे भागीदारी ली जाएगी, वो आगे अगले अगले वाले चुनाव में आ जाएंगे। भाजपा कहती है कि हमको उसे नहीं करना है, कांग्रेस और यूनियन कहती है कि मुझको उसे करना है? हमारे समाजवादी पार्टी वाले भी लोग भी कहते हैं कि हमें जाति समाप्त करनी है। कैसे करें? ऐसी बातों से तो नहीं होता, जो हम एक्ट बता रहे हैं उसके अनुसार होगी। मगर चंद्रपाल की कोई सुनेगा ही नहीं। सारे पार्टी के नेता हमको करीब करीब जानते हैं। कांग्रेस में तो हमने 30 साल व्यतीत की है, हमें भागीदारी क्या मिलती थी? हमने पूरा बनाया बनाया जब प्लानिंग कमीशन बुलाया गया हमें कांग्रेस के द्वारा, माननीय मनमोहन सिंह जी और उन्होंने तो हमें बताया कि कैसे ये लाभ कैसे दूसरी जात के लोगों को पहुंचा जाए, उनको भागीदारी कैसे मिले, उसको खत्म कर दिया है। अब क्यों कर दिया? आखिरकार कोई बताए तो कि ये गलती की जनता तुमने। अब वो तो नहीं बताता, सूकास का प्लान बनाया, सूखा ट्राइज का प्लान बनाया, तो इसके आधार पे उनको अधिकार मिलना चाहिए। अब ये जाति जनगणना हो रही है, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है हमारे नेता लोग, मिस्टर लालू यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, और जो जनगणना की बात किए हैं वो कभी निकालें, क्योंकि वीपी सिंह साहब ने जनगणना की बात नहीं करी।
बीपी सिंह ने ग्रुप जो था मंडल आयोग लागू कराया था। मंडल का मतलब जो बैकवर्ड के लोग थे, शेड्यूल कास्ट के लोग के अलावा जिनको भागीदारी नहीं मिलती थी, उनके लिए मंडल आयोग लागू कराया कि उनको भी मिलना चाहिए, और हम उसके पक्षधर थे। अब आप देखो आर्टिकल 15 बनाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के आधार पर और सेक्स के आधार पर नो बडी विल देयर विल नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो उसको सही सही करा, वो भी एक जातिहीन समाज की स्थापना के लिए बना था, मगर वो भी लागू नहीं होता। 15(4) बना आर्टिकल इसलिए क्योंकि जो उन्होंने कहा जो कास्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, दोनों मिलकर के, अकेले नहीं, दोनों मिलकर सोशली भी हो और एजुकेशनली बैकवर्ड हो, उसको ही उसको ही रिजर्वेशन मिलेगा मंडल में, और शेड्यूल कास्ट को मिलेगा। तो वो उसको उसके अलावा और क्या हो सकता है? आप जो एक एक छोटी छोटी जाति अलग अलग करके, माननीय राजनाथ सिंह ने ये सब तमाशा किया था कि उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी कि बैकवर्ड और अति बैकवर्ड इनको बांट दिया जाए, और बांट दिया जाएगा। हजारों वर्षों से ये समाज बटा हुआ है, आज और ज्यादा बट गया। तो बटने से तो कुछ होगा नहीं, बटने से तो कुछ होना नहीं है। एक दूसरे कहाँ तक एक जात का एक एमएलए बनाएंगे या मिनिस्टर बन जाएंगे, तो दूसरी जात का दूसरा करेगा। कितने जातियां हैं, हजारों जातियां हैं, कितनों का एमएलए एमपी बनाएगा, कितनों को सर्विस में देने के लिए भागीदारी दे दें। सब आईएएस है, आईएएस में जो आएंगे क्या वहाँ देखा जाएगा कि कौन सी जात का है क्या है? इंटरव्यू में होता था तो हमने उसे कह दिया कि कोई भी इंटरव्यू में नाम, बाप का नाम, जात का नाम, धर्म का नाम नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा फॉर्मूला कौन दे सकता है? ये चंपा ने दिया। आज भी जो है हम चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के करना चाहते हैं कि हम जो है हमारे मैसेज को 4 बार तो मैसेज को हमारी को हराया, 3 बार हम हार चुके। कारण पैसा नहीं है। हमसे कहा गया कि नहीं लड़ना है, चाहे पैसा हो ना हो, आप हमारी मिसेज को लड़ना है कि नहीं लड़ना है। बीपी सिंह साहब घर पे आए, उन्होंने हमारी मिसेज को टिकट दिया 1971 में, है नहीं 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 जीत पाए। तो कारण धन बल, शराब बल, इस सब से होता है। इसको कौन देखता है? न तो इलेक्शन कमीशन देखता है, न और कोई देखने वाला होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का धरी के धरे रह जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो आखिरकार ये जो इतनी बुरी समस्याएं हैं, इसको कौन निर्वाचन के संबंध में कौन दूर करेगा? कौन सा प्राइम मिनिस्टर इनसे ज्यादा चतुर होशियार आएगा जो ये सब निर्णय तेजी से निर्णय ले सकेगा? मैं तो नहीं समझ पा रहा अभी कोई भविष्य में कितना तेज तर्राक प्राइम मिनिस्टर आएगा जो कि ये निर्णय जात खत्म हो, सांप्रदायिकता खत्म हो, गरीबी खत्म हो, सबको भागीदारी मिले, है सबका साथ सबका विकास, मगर सबकी भागीदारी देने वाला प्राइम मिनिस्टर उसमें होना चाहिए, जिसको हर एक को बराबर का भागीदारी मिले। एक दूसरा, आप देखो किसान तो परेशान, उनके बिल पास हो रहे थे मालदारों के लिए, गरीब आदमी तो परेशान, सब्जी बेचने वाला तो परेशान है, छात्र तो परेशान, सब लोग परेशान ही परेशान है। हमने सॉल्यूशन निकाला, मिस्टर चिदम्बर के सामने हम तिरुचिरापल्ली में भाषण दिया था। हमने कहा जब तक सर टेक्निकली स्किल नहीं होंगे लोग हमारे नवयुवक, और उनको सारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी इंडस्ट्री चलाने के लिए, तब तक कुछ इस देश का विकास हो ही नहीं सकता। खेती से लोग कैसे लड़के आएंगे जो टेक्निकल स्किल्स प्राप्त करके अच्छे अच्छे ऊंचे पदों पर हो। तो ये जो वो है कि सारे नेताओं को मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अभी समय है कि जाग जाए, देश बहुत बड़े खतरे में है। अब एक वर्ग कह रहा है संविधान बचाओ, एक वर्ग कह रहा है कि संविधान हटाओ, तो ये कैसे काम चलेगा? संविधान तो संविधान है, संविधान के बराबर बनाने वाला विद्वान कोई आदमी दूसरा देश में मुझे दिखाई दे जाए तो मैं उसका सम्मान करूं। एक एक शब्द संविधान का इतना महत्वपूर्ण है जो राष्ट्र एकता अखंडता के लिए है। उन्होंने कहा आज एक आदमी को एक वोट का अधिकार है, और वो वोट के अधिकार से ही वो आगे बढ़ेगा, समान अधिकार मिलेगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं, अगर ये दूर नहीं की जाएंगी तो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएगा। आज ये स्थिति हो गई है कि हर आदमी गरीबी के मारे परेशान है। अब बताइए कौन सा औचित्य है कि आप जो है 5 किलो अनाज खाने देने बांटने से उसका उद्धार होने वाला है? ठीक है, रोज का रोज रोज कमाता खाता था, वो आपकी सपोर्ट मिल गया, आपको अनाज मिल गया, वो मिल गया। हमने यहाँ कलेक्टर थे सीतापुर में, तो 25 किलोग्राम वो अनाज बंटवाया था, बाढ़ आ गई, तो उससे भी कौन सा गुजारा होता है? तो इसलिए ये शिक्षा, टेक्निकल स्किल्स, ये सब बहुत जरूरी हैं जो देश के कल्याण के तमाम उद्घाटन हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया उद्घाटनों पर खर्च हो रहा है। बताइए, कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी की सरकार हो, और बस इलेक्शन से पहले कुछ छोटी छोटी टुकड़े डाले जा रहे हैं।
कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जो अभी मुफ्त। अभी अभी योगी जी मोदी जी जो फ्री सिलेंडर भी दे रहे हैं। मैं नाम नहीं कहना चाहता, मैं किसी पर्टिकुलर लीडर का नाम नहीं लेना चाहता, मगर मैं छोटे से लेके बड़े जितने भी नेता हैं उन सब पे अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे आदमी को तो छोड़ दीजिए, मैं तो जिद्दी आदमी हूँ, सही सही बात करूंगा चाहे कुछ हो जाए, और जो आचरण है वो आदर्श मानव की तरह होगा, और आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहूंगा। मगर जो देश के अन्य लोग हैं, सब कुछ है, उन लोगों का जो उत्साह अपना काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके तो करिए, उसमें करप्शन तो नहीं होना चाहिए। एनजीओ बना ले तो एनजीओ से ग्रांट तभी मिलेगा जब 20-25% उसको कुछ मिल जाएगा। तो 20-25% लेकर के कुछ कर लोगे तो उससे थोड़ी कुछ होगा, तो वो कमीशन खाते रहेंगे, और वो बेचारे चोर सबके सब बेईमान दिखाई देते हैं, और उसे महसूस होता है, एनजीओ एनजीओ चलाने वालों को महसूस होता है कि साहब बिना रुपया लिए हुए एनजीओ को कोई ग्रांट ही नहीं मिलती। तो जब ये वाली बात है तो फिर कैसे उद्धार होने वाला है। तो मैं तो भाई कम से कम नवयुवकों से कहना चाहता हूँ, भैया मुझे थकाओ मत, कम से कम मेरे साथ खड़े हो जाओ, और मैं यही चाहता हूँ कि जातीयता समाप्त हो, सांप्रदायिकता समाप्त हो, भाई जो परिवारवाद खत्म हो, जो जितना भी जो द्वेष है, शराबबंदी हो, शादियों में खर्चा बिल्कुल कम हो, है बिना इनके बिना उसके दहेज की शादियां हो, है पढ़ाई लिखाई इतनी जीरो हो कि सबकी एजुकेशन फ्री हो, लड़कियों की कम से कम, है स्कूल की एजुकेशन फ्री करने में, कॉलेज की एजुकेशन फ्री करने में, स्पेशली लड़कियों तो क्यों नहीं हो जाए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार और बहुत सी चीजें हैं, सड़कें बन रही हैं, भाग रहे हैं सड़कें, गाड़ियां नई नई, हवाई जहाज नए नए, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, मगर गरीब को क्या मिल रहा है, गरीब 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 ही है सर। से क्या मिल जी सर, यहाँ पर हम प्रश्न करना चाहेंगे सर। वर्तमान समय में जो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे विभिन्न जितने भी भारत के दल हैं, अ, राष्ट्रीय पार्टियां या मान्यता प्राप्त पार्टियां या राजनीतिक दल, तो ये जितने भी दल हैं, एक तरफ इंडिया का गठबंधन है, कांग्रेस का इसका नेतृत्व कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा है जो वर्तमान समय में जो है केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो सर क्या लगता है कि आने वाले 2024 का जो चुनाव है इसमें जो है इंडिया आगे आ रही है या भाजपा आगे आ रही है या सपा या बसपा, या सर क्या राय है आपकी? देखिए ऐसा है, मेरी राय तो बिल्कुल साफ कर दी मैंने इतने लंबे भाषण में। मैं अगर मेरे जरा से भी ओपिनियन का लाभ सारा देश उठाना चाहता है तो ऐसी पार्टी को चुनिए जो मैंने कहा इंडिकेटर्स दिए थे, जो जात पात में विश्वास न करे, जो धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं लड़े, जो आर्थिक और विषमताएं दूर करने के लिए संघर्ष न करे, और जो शिक्षा के बारे में संघर्ष करके उनको देने का काम नहीं करे। ऐसी पार्टी जो तमाम जो केवल धनबल बावल और इलेक्शन के समय में नोटिफिकेशन कर रहे हैं, ये दे देंगे वो दे देंगे, ऐसी पार्टियों के कैंडिडेट को हराइए। और जितने भी वर्तमान कैंडिडेट हैं, जितने भी वर्तमान एमएलए एमपी हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों, उनको तो बिल्कुल ही टिकट नहीं मिलना चाहिए। जो राजनीति में अपराधीकरण करे हुए हैं, अपराधी हैं, उनको बिल्कुल ही मेरे भाइयों से प्रार्थना है, उनको टिकट बिल्कुल मत दीजिए। मेरा जहाँ तक संबंध है, मुझे कोई टिकट मिले न मिले, मेरी आदर्श समाज पार्टी तो है, मजबूत है, मैं लड़ूंगा, और हर नवयुवकों को कहूंगा कि चाहे कुछ हो जाए, जो भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, भ्रष्टाचारी एमपी हैं, उनको सारे पूरे के पूरे लग जाना चाहिए उनके खिलाफ, कि वो किसी भी तरह से जीत करके एमएलए एमपी नहीं बन के आना चाहिए। क्योंकि एमएलए एमपी बन के आ जाएंगे ऐसे लोग, तो फिर वही बुरे आदमी आ गए तो बुरी संगत में सारी जनता भी बुरी हो जाती है, और वो सोचते हैं जो एमएलए एमपी बेईमानी करते हैं और बड़े महल बना लेते हैं, तो हम क्यों पीछे रह जाए, वो भी करते हैं। तो सारा भ्रष्टाचार ऊपर से फिर होता है, यहाँ अब नीचे तक पहुंच गया है, ये बात सही है, नीचे तक पहुंच गया, पहले नहीं था, छोटी छोटी चीजों पे नहीं होता था। अब तो चपरासी बैठा हुआ, वो प्रवेश नहीं देगा जब तक रुपया नहीं ले लो, जब तक वो चिट्ठी जारी नहीं करेगा, जब तक डिस्पैच का पैसा कहते नहीं हैं लेगा। सर 5% चलने लगा है हर जगह, छोटी से लगा के ऊपर तो तक। वो तो 5% हो, कौन सा परसेंट हो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि, मगर ये बात सही है कि बड़ा उत्पीड़न होता है, और इसके भ्रष्टाचार के नाम से बहुत उत्पीड़न होता है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं ये जरूर सारे नेताओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस समय इलेक्शन है जो 5 स्टेट्स का, उनमें अच्छे सच्चे ईमानदार लोगों को खड़े करिए। आपने अच्छा किया, बहुत जगह मंत्री बदल दिए, मंत्री आ गए, एमएलए लड़ रहे हैं, वो मंत्री थे कहाँ एमएलए लड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है,
अच्छी बात है, मगर जनता को सोचना चाहिए कि ये नाटक भी हो सकता है। तो इस नाटक को भी पटापेच करिए और केवल सच्चे अच्छे ईमानदार को ही चुनिए और दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि जात की बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए और होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं शिवकाश के लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी सीटें का जैसा परसीमन किया गया है, बहुत लंबी लंबी सीटें बना दी गई हैं जिससे आप कभी मुश्किल से जीत पाए। ऐसे में मैटर यही होता है कि जो दबाज की ऊंची जात के लोगों का दबाव करके कंस्टिट्यूंसी बनाई गई है, उसकी जगह आप जनरल कंस्टिट्यूंसी से लड़िए, जिससे कि आपके ऊपर बोरी होता है। और जनरल कंस्टिट्यूंसी पे लड़ेंगे तो जनरल के लोग एक तरफ होंगे और कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोग और बैकवर्ड के इकट्ठे होकर के और मुसलमान बैठे करके उस सीट को आपको जिता देंगे। तो मैं समझता हूँ एक बार जब ऐसा हो जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि कोई शेर इस तरह दहाड़ता है तो उसके धाड़ बहुत दूर तक जाती है। नमस्कार, आपने बहुत कुछ। तो ये थे हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब, जिन्होंने वर्तमान राजनीति जो भारत में चल रही है इस पर अपनी बात रखी। फिलहाल आज के लिए एक ईमानदार निष्पक्ष ऑफिसर जो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के लिए बस इतना ही। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास अपील है, जो गोदी मीडिया मनु मीडिया नहीं दिखाता, वह द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी एज ए बहुजन मीडिया पूरे भारत में बढ़ चढ़ करके शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी ओबीसी समाज के वर्ग की खुल करके आवाज उठाता है। इसलिए आपका फर्ज है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को भारत के कोने कोने तक पहुंचाइए। यह आप सबकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, धन्यवाद।